मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि। नमस्कार। आज हम लोग हावर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पर बात करते हैं। मानव बुद्धि को जानने और समझने का प्रयास मानव सभ्यता के विकास के समय से ही जारी है। अभी तक कई शिक्षाविद और मनोवैज्ञानी बुद्धि के प्रति अपना अपना मत और तर्क रख चुके हैं और इसको मापने के भी अलग अलग तरीके भी बताए गए हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि 1904 में पहली बार बुद्धि के मापने की शुरुआत हुई, यानी कि बुद्धि का अंकन शुरू हुआ। बुद्धि को जानने और समझने के लिए हावर्ड गार्डनर ने भी अपने एक सिद्धांत के साथ, जिसे थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस या बहुबुद्धि का सिद्धांत कहते हैं, उसके साथ सामने आए। वह बुद्धि को मापे जाने के तरीके से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि जो उस समय का तत्कालीन बुद्धि के मापने का तरीका था वह मुख्यतः अकादमिक और उससे जुड़े हुए क्रियाओं पर आधारित था। उनका मानना था कि यदि कोई अच्छा खिलाड़ी है या कोई व्यक्ति जो अच्छा नृत्य करता है, तो क्या उनको अगर उस समय के तत्कालीन बुद्धि परीक्षण के समक्ष लाया जाए तो आवश्यक नहीं है कि वह कुछ अच्छा बेहतर प्रदर्शन उस टेस्ट, जो बुद्धि को मापने वाला टेस्ट है, उस पे कर सकेंगे। इसका मतलब यह है कि बुद्धि जो थी वह मूल रूप से अकादमिक और उससे जुड़ी हुई क्रियाओं पर ही आधारित थी। वो मानते थे कि दुनिया में बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाया जाना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो दुनिया के अकॉर्डिंग एकोमोडेट हो जाएं, बल्कि वह इसीलिए दुनिया को जाने कि दुनिया को बेहतर बना सकें। गार्डनर ने बुद्धि को साइंटिफिक से ज्यादा आर्टिस्टिक परिदृश्य में देखने का प्रयास किया। गार्डनर के अनुसार बुद्धि एक क्षमता है जो समस्याओं को सुलझाती है, या फिर किसी सांस्कृतिक परिदृश्य में किसी मूल्यवान उत्पाद को सामने लाने का एक गुण बुद्धि है। हावर्ड गार्डनर के थ्योरी को जानने से पूर्व हमें हावर्ड गार्डनर को जानना चाहिए। तो हावर्ड गार्डनर साहब प्रोफेसर हैं कॉग्निशन एंड एजुकेशन के, और वह कार्यरत हैं हावर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन। उनका जन्म 1943 में पेंसिल्वेनिया में हुआ है और वह अपनी उच्चतर शिक्षा को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने की है। उनके साथ एक अच्छी बात यह रही कि उनके ट्यूटर या गुरु एरिक एरिक्सन रहे हैं। एरिक एरिक्सन के बारे में शायद आप जानते होंगे कि एरिक एरिक्सन का मोरल डेवलपमेंट लगभग बीएड या टीचर एजुकेशन के सभी सिलेबस में शामिल है। इसके अतिरिक्त उन्हें ब्रूनर के साथ भी काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। आइए अब हम मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। 1983 में, यानी अपनी जन्म से 40 साल बाद, वह एक पुस्तक के साथ सामने आते हैं। उस पुस्तक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। यह पुस्तक काफी प्रचलित होती है और इसी पुस्तक द्वारा वह थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस को लेकर दुनिया के सामने आते हैं। पुस्तक द्वारा वो 7 प्रकार के बहुबुद्धि को लेकर सामने आते हैं। वह 7 प्रकार को अगर हमें समझना है तो उन्हें 3 भाग में बांट कर समझ सकते हैं। पहला भाग जो सामान्यतः स्कूल में जिनको एक वैल्यू दी जाती है, जिनकी कद्र की जाती है, उस तरह के शुरुआत में पहला कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इसमें 2 मुख्य रूप से इंटेलिजेंस को वो समाहित करते हैं। वो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस और लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसके बाद वह अगली श्रेणी के साथ आते हैं जिसमें 3 प्रकार के इंटेलिजेंस को समाहित करते हैं जो कहीं ना कहीं कला से संबंधित थी। उनमें वो 3 इंटेलिजेंस हैं: म्यूजिकल इंटेलिजेंस, बॉडी काइनेस्थेटिकल इंटेलिजेंस, स्पैशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद वो 2 और इंटेलिजेंस वो लोगों के सामने रखते हैं। वो दोनों व्यक्तिगत या पर्सनल इंटेलिजेंस होते हैं। उनमें से पहला इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और दूसरा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इस प्रकार गार्डनर साहब ने कुल 7 प्रकार के बुद्धि की बात की। 1999 में उन्होंने खुद ही स्वयं ही एक और प्रकार के इंटेलिजेंस को इसमें अपने इस सूची में जोड़ दिया। वह 8वां प्रकार था नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस।
आइए अब हम बारी बारी से प्रत्येक इंटेलिजेंस को थोड़ा जानते हैं। सबसे पहला इंटेलिजेंस है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। यह इंटेलिजेंस सामान्यतः भाषा से संबंधित दक्षता को दर्शाने वाला बुद्धि का प्रकार है और इसमें व्यक्ति जिनके पास यह बुद्धि होती है वह लिखित और मौखिक प्रकार की भाषा का प्रयोग करना ज्यादा प्रेफर करते हैं और उनके भाषा संबंधी कौशल काफी निपुण होते हैं वो भाषा संबंधी कौशल में। इस प्रकार के बच्चे या व्यक्ति जिनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ज्यादा पाया जाएगा उन्हें हम वर्ड स्मार्ट कह सकते हैं। अगला है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अगर यह जिस बच्चे या व्यक्ति में ज्यादा पाया जाएगा हम उन्हें नंबर स्मार्ट कह सकते हैं। वो नंबरों को अच्छी तरह से खेल सकते हैं, वह मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं या उसे एंजॉय कर सकते हैं। अगला और तीसरा है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। अगर यह किसी बच्चे या व्यक्ति में ज्यादा पाया जाए तो हम उन्हें म्यूजिक स्मार्ट कह सकते हैं। इस तरह के व्यक्ति या बच्चा किसी भी संगीत को परफॉर्म करना चाहते हैं, संगीत का विकास करना चाहते हैं या उस संगीत की प्रशंसा करना चाहते हैं और वह म्यूजिक या गानों के द्वारा भी सीखना, राइम्स के द्वारा सीखना ज्यादा पसंद कर सकते हैं। अगली प्रकार का इंटेलिजेंस है बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। अगर यह जिस बच्चे या व्यक्ति में अधिक पाया जाए यानी कि उनका बॉडी काफी रिस्पॉन्स करता है और इस प्रकार के बच्चे खेल कूद, डांस आदि शारीरिक जो गतिविधियां हैं जिनमें शरीर के नियंत्रण की बात होती है उसमें वह बेहतर कर सकते हैं। अगला प्रकार है, पांचवा जो है वह है स्पैशियल इंटेलिजेंस। स्पैशियल इंटेलिजेंस जिन बच्चों या व्यक्तियों में ज्यादा होगा, अधिक होगा, हम उन्हें पिक्चर स्मार्ट कह सकते हैं क्योंकि उनके दिमाग में चित्र बड़ा सटीक बनता है, वह चीजों को अच्छी तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं, उनको ग्राफ, चार्ट, पिक्चर्स द्वारा पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है। अगला बुद्धि का जो स्वरूप है वह है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। जिन व्यक्तियों या बच्चों में यह पाया जाएगा उन्हें हम पीपल स्मार्ट कह सकते हैं क्योंकि वह लोगों से जुड़ना चाहते हैं। उनमें एक स्वाभाविक गुण हो सकता है कि वह दूसरे के उद्देश्यों को, उनके आवश्यकता को, उनके पसंद को, नापसंद को समझें और उनको कद्र करते हैं। उन्हें अच्छा लगता है लोगों के बीच रहना, लोगों को सम्मान देना। अगला है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जिन बच्चों या व्यक्ति में ज्यादा होगा हम उन्हें सेल्फ स्मार्ट कहेंगे, यानी कि वो स्वयं को ज्यादा जानते हैं, वो अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं और काफी अवेयर होते हैं अपने बारे में, वो अपने वीकनेस स्ट्रेंथ को बेहतर रूप से जानते हैं। आखिरी प्रकार का इंटेलिजेंस है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। जिन बच्चों या व्यक्ति में यह ज्यादा पाया जाए तो हम उन्हें नेचर स्मार्ट कह सकते हैं। वह आसानी से प्रकृति से संबंधित जुड़े चीजों को, नेचर से जुड़े चीजों को समझ पाते हैं, उन्हें कैटेगराइज कर पाते हैं, उनकी विशेषताओं को जान पाते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस तरह के बच्चे या व्यक्ति जानवर या पेड़ पौधों से के प्रति विशेष स्नेह भी रख सकते हैं और उनकी बेहतर समझ भी रख सकते हैं। ये जो कुल 8 प्रकार के इंटेलिजेंस की बात हावर्ड गार्डनर साहब ने की है वह ऐसा नहीं कि कोई एक इंपॉर्टेंट है। ये जो 8 के 8 इंटेलिजेंस हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं और एक बेहतर विकास के लिए सभी प्रकार के इंटेलिजेंस का होना आवश्यक है। यह अलग बात है कि ये सभी एक समान एक व्यक्ति में नहीं होंगे, किसी में कोई इंटेलिजेंस ज्यादा हो सकता है। अगर आप कहें तो सचिन तेंदुलकर में बॉडी काइनेस्थेटिकल इंटेलिजेंस ज्यादा है। अगर लता मंगेशकर को देखें या श्रेया घोषाल को लीजिए तो वो उनके पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है। एक बात और कि यह जितने भी 8 प्रकार के इंटेलिजेंस है ये एक दूसरे से को रिलेटेड हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके शिक्षा संबंधी जो अनुप्रयोग है या शिक्षा से कैसे जुड़ाव है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का। तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुत ही एक बेहतर एक थ्योरी है जो शिक्षा में कहीं ना कहीं एक प्रभावी भूमिका अदा करता है क्योंकि वह मानता है कि लर्नर्स अलग अलग स्वरूप में होंगे। कोई पिक्चर के रूप में चीजों को समझना चाहता है, कोई वहीं राइम्स के रूप में ज्यादा पसंद करना चाहता है, सीखना पसंद करना चाहता है। तो यह एक बेहतर विकल्प यहाँ पर देता है शिक्षकों को समझने के लिए कि शिक्षक समझें कि बच्चे अलग अलग तरह से सीखते हैं और यह कहीं ना कहीं बच्चों को अपॉर्चुनिटीज भी दिलवाता है क्योंकि वो अलग तरह से सीखते हैं तो कार्य को अलग अलग अपॉर्चुनिटी भी दी जा सकती है ताकि वो बेहतर कर सकें, कुछ नया कर सकें। इसके अतिरिक्त यह
कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल करिकुलम को प्रमोट करता है, यानी कि नम्यता की बात करता है, पाठ्यचर्या नम्य हो, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, और इस साथ साथ अवसर देता है कि आप असेसमेंट जो क्लासरूम में करते हैं, आकलन की व्यवस्था करते हैं, उनमें विविध प्रकार के आकलन प्रविधियों का उपयोग किया जाए, क्योंकि किसी एक ही प्रकार से आप चीजों को नहीं मापा जा सकता। एग्जाम्पल लीजिए, किसी में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ज्यादा है तो वह लिखित परीक्षा में अच्छा कर सकते हैं, जबकि कई ऐसे चीजें हैं जहां पर जिनका स्पेशल इंटेलिजेंस है वह शायद चित्र द्वारा, ग्राफ द्वारा चीजों को बेहतर बता सकते हैं, सिवाय वो लिखना पसंद नहीं भी कर सकते हैं। इसी तरह से यह कहीं ना कहीं जो एक वैरायटी ऑफ पर्सन्स हैं उनको एक साथ रहने की अनुमति देता है, यानी कि स्वीकार करता है कि विविधता का सम्मान करता है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। और यह टीचर्स के ट्रेनिंग में भी एक अच्छा स्कोप आप इसको देख सकते हैं। अब हम कुछ बात करते हैं कि क्या सबको इस पूरी तरह से स्वीकार करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस को, या फिर कुछ आलोचना भी इनकी होती है। तो कई प्रकार की आलोचनाएं ऑब्वियस है कि सभी थ्योरीज के कुछ न कुछ चैलेंजेस या उनके लिमिटेशंस को लोग सामने लाते हैं, तो इनकी भी कुछ लिमिटेशंस को लोग बताते हैं। जो शिक्षाविद कुछ अपना पक्ष रखते हैं, वो ये कहते हैं कि क्या गार्डनर के सभी इंटेलिजेंस जो प्रकार हैं वो सभी सिंबल सिस्टम को फॉलो करते हैं, या किस तरह से वो एक दूसरे को भिन्न हैं? क्या उनका मापा जाना संभव है? अगर मापा जाता तो क्या सभी को हम साइंटिफिकली मेजर कर सकते हैं? और यह भी कहा जाता है कि गार्डनर ने टैलेंट और इंटेलिजेंस को मिक्स कर दिया। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो म्यूजिक का पार्ट है, या स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, या डांस की एक्टिविटी है, ये सब टैलेंट है, इंटेलिजेंस नहीं है। खैर, प्रत्येक थ्योरी की कुछ न कुछ एस्पेक्ट होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर यदि हम देखें तो यह इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सेल्फ रिफ्लेक्शन को या रिफ्लेक्शन को मनन करने की स्थिति पर फोकस करता है। वह डाइवर्सिटी को वैल्यू देता है और एक कल्चर के प्रति एक रिस्पेक्ट उनकी होती है। आपने शुरुआत में ही देखा था इस वीडियो के, गार्डनर कल्चरल पर्सपेक्टिव में इंटेलिजेंस को देखते हैं। इसके बाद यह फ्लेक्सिबल करिकुलम की बात करता है और असेसमेंट के ऑप्शंस की बात करता है, इसलिए इसका एप्लीकेशन एजुकेशन में बहुत बेहतर है। और यह सबसे महत्वपूर्ण और अंत में यह कि आर्ट का, यानी कि कला का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समाहित करने की बात करता है, ताकि बेहतर समझ और बेहतर कुशलताओं को बच्चों या जो भी लर्नर्स हैं उनमें डाला जा सके। अब मैं चाहूंगा कि आप कुछ प्रश्नों को अपने आप ढूंढें, उत्तर पाएं और थोड़ा रिफ्लेक्ट करें चीजों को। आप यह पता लगाएं कि क्या यह थ्योरी ऑफ जो इंटेलिजेंस है यह किस प्रकार से ज्यादा आर्टिस्टिक है, साइंटिफिक कम है, और यह दूसरा कि आप यह पता लगाएं कि इसमें कल्चर को कैसे, किस प्रकार से गार्डनर ने वैल्यू दिया है या इंपॉर्टेंस दिया है। और आखिरी सवाल कि आप यह एक्सप्लोर करें कि मल्टीपल इंटेलिजेंस किस प्रकार से फ्लेक्सिबल करिकुलम को प्रोत्साहित करता है। ये सभी प्रश्न मनन करने के हैं, समझने के हैं, ताकि आप जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है हावर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस से, उससे कहीं आगे बियॉन्ड इसके जा सकें और सोच सकें और कुछ एजुकेशन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में योगदान दे सकें। थैंक यू।